Hey everyone, welcome to this channel again. This is BLED department. This is from BLED department. वेलकम हो गया. So let's start after a long time. ठीक है. तो या लेक्चर 9 जो कि हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया का लास्ट लेक्चर है, राइट? तो नॉट टू वरी, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट 1 ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया. उसके बाद हम यूनिट 2 अपना स्टार्ट करेंगे. आई नो यू बहुत ज़्यादा आप लोग बोर हो गए होंगे एक ही चीज़, एक ही यूनिट पे अटक के. तो या स्टार्ट करते हैं. हमारा जो 9th लेक्चर है वो है नेशनलिज्म, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टेजेस थ्रू विच इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो हमारा ये जो 9th लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस थे जिसके थ्रू इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली. ये सब हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है. अगर आपको ये क्या बोलते ये लेक्चर नहीं देखना है या आप देख भी रहे हो तो आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज़ क्लास 10th का ये नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर प्लीज़ पढ़ लेना. ठीक है, नॉवल समझ के ही सही पर पढ़ लेना इसको. ठीक है, अगर आपको नॉवल पढ़ने की आदत है तो आपको पढ़ना चाहिए. ये भी नॉवल समझ के ही सही, और बाकी जिसको नहीं आदत है मेरी तरह तो उन्हें तो पढ़ना ही है कैसे भी. ठीक है, तो अगर आपको एक अच्छा आंसर चाहिए, अच्छा आंसर लिखना है तो वो तभी पॉसिबल है अगर आप क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर पढ़ लेंगे. ठीक है, तो वही चीज़ जो है कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेजेस, क्या क्या मूवमेंट हुए थे, मूवमेंट्स वगैरह झेले थे, उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो वो सब हम इस लेक्चर में बताऊँगी. ठीक है, तो नेशनलिज्म कर रहे हैं तो व्हाट इज़ नेशनलिज्म है क्या? ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन जो आता है ना, आंसर एक ही लिखना यही होगा कि क्या क्या स्टेजेस थे जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस मिला. बट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा घुमा कर आ सकता है कि इंडिया में क्या स्ट्रगल था, इंडिया ने किस तरह से स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस पाने के लिए. तो उसमें ये नहीं लिखा है कि आपको मूवमेंट लिखना है, पर आंसर में यही आएगा कि ऐसा किया, ये हुआ था, ये मूवमेंट हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, तब जाके स्ट्रगल हुआ. तो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपको इसी पॉइंट पे लिखना है. क्वेश्चन जिस तरह से घुमा कर आएगा उसी वे में लिखना है. भले ही आंसर एक ही होगा पर उसी वे में लिखना है. तो प्लीज़ 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 यार 10th क्लास का चैप्टर वो पढ़ लेना नेशनलिज्म वाला. मैं बार बार बोल रही हूँ तो पागल तो होंगी नहीं, राइट? या तो ओके, तो पहले तो नेशनलिज्म होता क्या है. ठीक है, तो 15 मार्क्स का अगर आपको आंसर लिखना है तो आप इंट्रोडक्शन में पहले नेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस करोगे. पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी आएगी, फिर हमारा कंक्लूजन आएगा लास्ट में. ये बेसिक मतलब ये एक फॉर्मेट है आंसर लिखने का वैसे तो, बट आप कैसे भी लिख सकते हो, बट ये फॉर्मेट मैंने बता दिया है. तो आप इंट्रोडक्शन में नेशनलिज्म के बारे में लिख सकते हो अगर क्वेश्चन उस पर बेस्ड होगा. तो वही है कि नेशनलिज्म होता क्या है. बेसिकली नेशनलिज्म हम कह सकते हैं एक फीलिंग है जो कि हम अपने नेशन के रिगार्डिंग फील करते हैं. ठीक है, देशभक्त की भावना होती है ना. तो इसमें क्या लिखा है देखते हैं. इसमें लिखा है कि नेशनलिज्म, एक मिनट, कैन आई जूम इट? या इज इट ओके? ओके, तो नेशनलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट दैट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर नेशन. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, ओके सॉरी, एक आइडियोलॉजी है या एक मूवमेंट है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर नेशन का इंटरेस्ट हम प्रमोट कर रहे होते हैं. ऑफ कोर्स अगर नेशनलिज्म लोगों के अंदर नेशनलिज्म बढ़ेगी, ये बेसिकली एक आइडियोलॉजी है या मूवमेंट कह सकते हैं. तो अगर ये बढ़ेगी तो उस जिस नेशन में बढ़ रही है नेशनलिज्म, तो उस नेशन का जो इंटरेस्ट है वो हम प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है, स्पेशली विद द एम ऑफ गेनिंग एंड मेंटेनिंग द नेशन सोवरेनिटी ओवर इट्स होमलैंड. तो नेशन सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए, गेन करने के लिए हम नेशनलिज्म होता है, यानी कि एक मूवमेंट है, एक तरह से आइडियोलॉजी कह सकते हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर नेशन का इंटरेस्ट प्रमोट होता है इस एम से कि हम अपने नेशन की सोवरेनिटी को कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं ओवर इट्स होमलैंड. तो या तो ये लिख सकते हो या हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ अ फीलिंग, जैसे कि मैंने बताया कि एक फीलिंग है जो कि लोगों को यूनाइट करती है, दैट यूनाइट्स द पीपल एंड ड्राइव्स देम टू फाइट फॉर अ कॉमन गोल. ठीक है, मतलब नेशनलिज्म एक फीलिंग है, एक भावना है, भाव जो हमारे अंदर आता है, देशभक्ति की भाव जो कि लोगों को एकजुट करती है, यूनाइट करती है, और एक कॉमन गोल को लेकर एकजुट होकर हम उसके लिए लड़ते हैं. जैसे कि हम लोग इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए हम सब एक होकर लड़े थे. तो वो कैसे लड़ पाए थे? वो उस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की वजह से. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फीलिंग, ठीक है, दैट यूनाइट्स पीपल एंड ड्राइव्स देम टू फाइट फॉर द कॉमन गोल. या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर आवर ओन कंट्री. ठीक है, यानी कि हमारे खुद के कंट्री के लिए एक प्रेम की भावना, देश को लेकर प्राइड की भावना. ठीक है ना, ये कि हाँ इट इज़ अ फीलिंग कि जो हमारा कंट्री है वो बाकी अदर कंट्री से बहुत बेहतर है. और इसकी वजह से कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ही कर देते हैं, दुश्मन बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लगता है हमें दूसरे कंट्री से. तो ऐसा भी नहीं है. ठीक है, अपने कंट्री से प्रेम करो पर नफ़रत फैलाने का कोई मकसद नहीं होता. ठीक है, मतलब नहीं बनता है. ठीक है, तो बेसिकली नेशनलिज्म क्या है समझ में आ गया. अब आप लिख लोगे नेशनलिज्म क्या है. ओके, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि जो इंडिया पर
कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की हम बात करेंगे, पर इंडिपेंडेंस से पहले कैसे कब्ज़ा हुआ था वो। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश कैसे इंडिया में आई तो ठीक है, पर कोलोनाइज्ड कैसे किया, ठीक है। तो आफ्टर सम इनिशियल फ्रेंच सक्सेसेस, तो देखो इसमें ये चीज़ नहीं लिखा है तो मैं ऐसे बता दूँ कि ब्रिटिश यहाँ पर ट्रेड करने आई थी इंडिया में फर्स्ट टाइम, बट उन्हें इतना अच्छा लगने लगा, वो देखने लगे कि हम इंडिया को मतलब यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो धीरे धीरे वो जो उनका ट्रेडिंग रूल है ना, ट्रेडिंग कंपनी जो है इंडिया की, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स की, वो रूलिंग कंट्री में उन्होंने तब्दील कर लिया। अब मतलब वो ट्रेडर्स से रूल करने लग गए। देखो तो बेसिकली वो पहले ट्रेडर के तौर पर आए थे, पर बाद में उन्हें इतना अच्छा लगने लगा कि उन्हें लगा कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है इंडिया की, हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वजह से तो ऐसे उनमें आइडिया आया। बट कैसे कोलोनाइज हुई और अच्छे से, तो आफ्टर सम इनिशियल फ्रेंच सक्सेसेस, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो फ्रेंच को डिफीट कर दिया था बंगाल में। कहाँ पर? इन द बैटल ऑफ प्लासे। बैटल ऑफ प्लासे में फ्रेंच को जो कि बंगाल में मतलब बैटल ऑफ प्लासे हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को डिफीट कर दिया था 1757 में, एंड इन द साउथ ईस्ट इन 1761 में इन द बैटल ऑफ वैंडीवाश। तो ऑफकोर्स बंगाल में दोनों जंग ब्रिटिशर्स जीत गई थी। तो अब साउदर्न इंडिया एज वेल एज बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सुप्रीम मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर था। स्टार्टिंग में बंगाल में था और साउदर्न इंडिया में था। बंगाल में कैसे हुआ? क्योंकि वो बैटल ऑफ प्लासे और बैटल ऑफ वैंडीवाश जीत गई थी, तो कब्जा कर लिया। अब हाँ, तो ये जो इनका जीतना था ना अगेंस्ट सिराजुद्दौला, ये एक क्रूशल रोल प्ले करता है इन कोलोनाइजिंग द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। या अर्ली रेबेलियस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। रेबेलियस हमारे विद्रोही हो गए, यानी कि जो अर्ली टाइम के, उस टाइम के जो विद्रोही थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, तो वो देखते हैं। तो देखो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने ब्रिटिश कोलोनाइजेशन को सपोर्ट किया था, ठीक है। इंडिया में उन्होंने ब्रिटिश कोलोनाइजेशन को सपोर्ट किया था शॉर्ट टाइम बेनिफिट के लिए। उन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स आ गई है तो हमें काम मिलेगा, जो भी है, मतलब जो भी सोच के, पर उनका जो ध्यान था वो ये था कि हमें बेनिफिट तो होगा। वो उस टाइम का बस अपने प्रेजेंट का बेनिफिट देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके शॉर्ट टर्म बेनिफिट की वजह से बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने ब्रिटिश कोलोनाइजेशन को सपोर्ट किया था, लेकिन बहुत सारों ने ये जो फॉरेन रूल का आइडिया है उसको अपोज किया था, जिसकी वजह से इंडियन रूलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होने लगा। और ऑफकोर्स ये ब्रिटिशर्स के लिए अच्छी बात थी कि जब इंडियंस ही खुद में ही एक इंडियंस दूसरे इंडियंस से लड़ेंगे तो ब्रिटिश उनके एडवांटेज ले रहा था, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है उस टाइम पे बिगर रूलर्स को भी डिफीट करने में सक्षम हो रहे थे, जैसे टीपू सुल्तान जैसे जो बिगर रूलर्स हैं उनको भी डिफीट कर दे रहे थे। और जो लोकल अलायंसेस मतलब जो लोकल अमीर आदमी हैं, बट वो लोकल है, फेमस नहीं है बट अमीर है, अलायंसेस पीपल बोलते हैं ना उनको, हाँ, जो अच्छे घर से होते हैं, तो वो बात है। तो ब्रिटिश नॉट ओनली यूज बेटर वीपन्स बट they also resorted to devious tactics like the divide and rule policy into consolidate their rule and might। ये आप अभी पढ़ोगे थोड़ी देर में इसी लेक्चर में कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई थी। कैसे अपनाई थी वो अभी आगे पढ़ोगे कि उन्होंने उसको क्या बोलते हैं, सीज्ड कार्ट्रिज का यूज़ किया था। अब ये क्या होता है, ग्रीज्ड कार्ट्रिज का यूज़ किया था। अब ये हम पढ़ेंगे। तो इस बेसिकली उन्होंने ना सिर्फ बेटर वीपन्स का यूज़ किया, बट उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को भी अपनाया। यानी कि पहले हमें उनके अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, पहले हमें इंडियंस को डिवाइड करना है अलग अलग टुकड़ों में, उसके बाद रूल करना है। क्योंकि ऑफकोर्स अगर यूनाइटेड रहेंगे लोग तो उन पर रूल करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट अगर वो लोगों को तोड़ देंगे अलग अलग हिस्सों में, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, तो रूल करना आसान हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। तो उन्होंने ये पॉलिसी यूज़ की थी। हालांकि ब्रिटिशर्स ने अपना बेस्ट दिया था कि उनके जो रिबिलियंस है वो उसे कैसे सप्रेस किया जाए, यानी कि जो विद्रोही है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्हें कैसे सप्रेस किया जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रिवॉल्ट्स हुए जो कि ब्रिटिशर्स को रोक नहीं पाए, ठीक है। नॉट ओनली सब्जेक्टेड पीपल टू फॉरेन रूल बट ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड पीपल इकोनॉमिकली। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ फॉरेन रूल नहीं कर रहे थे लोगों पर, वो इंडिया के इकोनॉमिक को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इकोनॉमिकली लोगों को भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है। तो ये रीज़न था। अब आता है हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसमें क्या हुआ था, ये हमारा जो है फर्स्ट वॉर था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। क्या था? रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था वो बहुत सारे इंसिडेंट्स की वजह से हुआ था, लेकिन इसका जो मेन रीज़न था, इमीडिएट रीज़न था, वो था इशू ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। अब इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स ने एक न्यू कार्ट्रिज इन फील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया था, जो कि मतलब बेसिकली मैं अपने नॉर्मली बताऊँ तो इसमें ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी राइफ़ल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें जो ग्रीस्ड है, मतलब जो कि कार्ट्रिज है, इसमें कार्ट्रिज बोले तो वो जो गोली होती है ना, जो जब बॉडी में चली जाती है तो हम मर जाते हैं या खून बहने लगता है, तो उस गोली को जो हम बोलते हैं कार्ट्रिज, ठीक है। हाँ, अब वो जो गोली है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोसिव पावर कंटेन रहता है और बुलेट रहता है। जो बुलेट है ना वो उस कार्ट्रिज के अंदर रहता है बेसिकली, सॉरी हाँ, बुलेट जाता है तब हम मरते हैं, पर बुलेट किसके अंदर होता है, वो कार्ट्रिज के अंदर होता है। हमें गन में ना कार्ट्रिज डालेंगे, हम गन में जब कार्ट्रिज डालेंगे तभी हम फायर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ऐसा राइफ़ल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें न्यू कार्ट्रिज के साथ इंट्रोड्यूस किया था, और वो जो कार्ट्रिज है वो पिग और काउ फैट्स से ग्रीस्ड हुआ करता था, ठीक है। सुअर और गाय के मान से ग्रीस्ड हुआ रहता था। तो ये सोल्जर्स के लिए मुश्किल था, और उन्हें राइफ़ल यूज़ करने के लिए सोल्जर्स को जो है उसे च्यू करना पड़ता था, यानी कि मुंह से चबाना पड़ता था, तब जाके वो राइफ़ल गोली छोड़ सकते थे। तो ऑफ कोर्स ये उनके अगेंस्ट था, क्योंकि जो चाहे वो सोल्जर्स हिंदू हो या मुस्लिम, उनके अगेंस्ट था। मुस्लिम के लिए जो है पिग सही नहीं है, सुअर वो नहीं ले सकते, धारण कर सकते, और हिंदू ऑफ कोर्स वो गौ माता को मानते, तो वो उसके भी अगेंस्ट थे। तो बेसिकली ये जो काओ और जो पिग को च्यू करने वाली बात है, वो ये रिलीजियस बिलीफ को उनके हर्ट करती है कहीं ना कहीं, इसलिए दोनों ने, हिंदू मुस्लिम सोल्जर्स ने इनको यूज़ करने के लिए मना कर दिया था। तो इस वजह से उन्होंने एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया था, अपना फर्स्ट रिवॉल्ट। इसका जो इमीडिएट रीज़न यही था, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो वही आप रीडिंग कर सकते हो इसमें, ठीक है। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए, या फिर पॉज करके अब साथ साथ लिखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ यही पढ़ो इतना, ये बस मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिखा है कि छोटी छोटी बस मेन पॉइंट्स लिखा है कि अच्छा ये स्टेजेस है, और मैंने काफ़ी स्टेजेस जो है वो नहीं लिखे हैं, बस जो मेन है वही स्टेजेस लिखे हैं, वही मूवमेंट्स लिखे हैं। तो या वैसे आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, इनफैक्ट आई सजेस्ट कि प्लीज़ पढ़ लेना यार, क्लास 10 वाला। ओके, द एलिगेशन कन्विंस्ड इंडियन सोल्जर्स दैट द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू क्रिश्चियंस। तो काफ़ी ऐसे सोल्जर्स जो है, इंडियन सोल्जर्स, वो सोच रहे थे कि ये ब्रिटिशर्स की चाल है कि वो इंडिया को इंडियंस को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्लियर है। अब हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स भी हुए। रिवॉल्ट देखो, ये इम्पॉर्टेंट है रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऐड करना, क्योंकि एक तो फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड वॉर नहीं, इंडिया का फर्स्ट वॉर था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, और ये बहुत ही लार्ज स्केल रेबिलियंस पर हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और क्योंकि हमारा फर्स्ट वॉर था, तो ये बहुत सारे फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर्ड किया इस रिवॉल्ट ने, कि वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने मदरलैंड के इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट करे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने फिर डिसाइड किया, बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने राइट्स के लिए डिमांड करने लगे। जो सेवरल प्रोमिनेंट जो पीपल है, कई लोग जो है वो आगे बढ़े, और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें वो अपने सेल्फ राइट और सेल्फ गवर्नेंस के लिए डिमांड कर सकते थे। तो इसकी वजह से हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था जिसमें वो सेल्फ राइट और सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करते हैं, ठीक है। हाँ, INC भाई, बहुत सारे जो सोशल रिलीजियस ग्रुप्स थे उनकी तरह जो काम किए गए थे, जैसे कि ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, ये एक क्रूशल रोल अपना प्ले करते हैं इंडियंस में अवेयरनेस जगाने के लिए कि हमें लड़ना है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इंडिपेंडेंस के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए। और कई जो रिफॉर्मर्स के वर्क है, लाइक स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, VO चिदम्बरम पिलाई, सुब्रमण्यम भराथी, इन्होंने भी एक नेशनलिज्म का सेंस जो है इंडियन के अंदर जगाया था, इवोक किया था, राइट। तो ये हमने ऑर्गेनाइज मूवमेंट में देखा। अब हमारे को अब उसके बाद क्या हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ। बाल गंगाधर तिलक जो है वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है
वो इंडियन हिस्ट्री को बिल्कुल भी पोर्ट्रे नहीं करता है और इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर को पॉजिटिव वे में नहीं दिखाता है। मतलब वो हमेशा नेगेटिव वे में दिखाता है। उनकी बुक्स में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम थी, उन स्कूल्स वगैरह में इंडियन के कल्चर को, इंडियन के हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है उनके टेक्स्ट बुक्स में। तो इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। हाँ, तो उन्होंने जो है कंप्लीट फ्रीडम की डिमांड की थी, यानी कि स्वराज की डिमांड की थी। और उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर किया था अपने फेमस स्लोगन से। वो क्या था? स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की हम बात कर रहे हैं। तो उनको देखकर बहुत सारे लीडर्स ने उन्हें ज्वाइन किया, लाइक बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय जैसे बहुत सारे लीडर्स थे। उन्होंने भी बाल गंगाधर तिलक के इस सफ़र में साथ दिया। लेकिन उन सभी को कांग्रेस से निकाल दिया गया था, क्योंकि जो कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस जो है ना, वो पीसफुली इस चीज़ को सॉल्व करना चाहती थी। ठीक है, हाँ, पीसफुली बिना किसी वायलेंस के सॉल्व करना चाहती थी ये प्रॉब्लम। बट ये जो बाल गंगाधर तिलक जैसे और भी जो लीडर्स हैं, वो वायलेंस क्रिएट कर रहे थे, इस वजह से उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो अब पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें तो देखो बंगाल का पार्टीशन कैसे हुआ था। जो प्री इंडिपेंडेंट बंगाल था, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले का जो बंगाल था ना, वो बहुत बड़ा था। वो फ्रांस की जितना बड़ा होगा जोग्राफिकल टर्म्स में। ठीक है, तो विसरॉय थे, जो हमारे विसरॉय थे ब्रिटिशर्स के, और जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि यार भाई ऐसा करो, बंगाल का पार्टीशन कर दो। तो उन्होंने 1905 में ये ऑर्डर कर दिया। तो ये सुनकर बहुत सारे इंडियन नेशनलिस्ट में हड़कंप मच गया। वो सोचने लगे कि ये भाई ये जो डिसीजन है वो इसलिए लिया गया है ताकि ये जो इतने सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, उसका मोमेंटम डाउन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कुछ ऐसा मानने लगे कि भाई जो लॉर्ड कर्जन है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमारे साथ खेल रहे हैं। वो पहले लोगों को डिवाइड करना चाह रहे हैं, फिर रूल करना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे ताकि वो हिंदू और मुस्लिम में दरार पैदा कर सके, रिफ्ट मतलब दरार पैदा कर सके। तो ऐसा होने लगा भाई। अब फिर क्या था? फिर लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट हुआ इस चीज़ को लेकर, ब्रिटिश रूल को लेकर, जिसमें लोगों ने ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और बहुत सारे जो सेवरल रिबेलियस न्यूज़पेपर्स है वो पब्लिश होने लगे, और जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश होने लगे। रिबेलियस अगेन जो विद्रोही थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनसे रिलेटेड न्यूज़ वगैरह खबरें पब्लिश होने लगी। या ये हमारा बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट था कि जिसमें वो चीज़ों को बॉयकॉट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के, और पूरी तरह से मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके तो मतलब इसकी वजह से अब गवर्नमेंट को फोर्सिबली बंगाल को रीयूनाइट करना पड़ा 1911 में। लेकिन एक न्यू पार्टीशन के बेसिस पर बंगाल को उन्होंने बनाया। इस बार जो पार्टीशन है वो लैंग्वेज स्पोकन के बेसिस पर था। मतलब जो बंगाली बोलते हैं वो इस तरफ रहेंगे, उनका अलग स्टेट होगा, और दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले अलग स्टेट होगा। नाउ राइज ऑफ मुस्लिम लीग। ओके, अब 1886 में सैयद अहमद खान, जो कि इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट थे और फिलोसोफर भी थे, जिन्होंने ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया था, यानी कि वो फाउंडर थे हमारे ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो उसी में एक कॉन्फ्रेंस सेटअप हुआ था जिसमें वो इंडियन मुस्लिम्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की मांग कर रहे थे। तो कॉन्फ्रेंस मतलब वो ऐसे तरह के कॉन्फ्रेंस होते रहते थे मुस्लिम्स के हित में। तो जो हमारा 1906 में 20th सेशन था कॉन्फ्रेंस का, उसमें मेंबर्स ने डिसाइड किया कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी तो हमारी भी बननी चाहिए। तो उसी पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी जो है क्रिएट हुई। यहाँ पर सारे मुस्लिम्स जो है एक साथ मिलकर उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, क्योंकि उनका मानना था, देखो क्या मानना था वो भी हम जानते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मुस्लिम लीग है वो ये प्रोपेगेट करने लगे कि भाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये पूरी कट्टर हिंदू है, ये सिर्फ हिंदू के समर्थन में काम करती है, ये मुस्लिम्स के लिए कुछ भी नहीं करेंगी। ठीक है, मुस्लिम्स को ये इक्वल राइट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगी, इनकैपेबल ऑफ इंश्योरिंग इक्वल राइट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, ऐसा दावा करने लगी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो जिसकी वजह से, इस बिलीव की वजह से बहुत सारे और भी ज़्यादा मुस्लिम लीडर्स जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन करने लगे, जहाँ पर जो मुस्लिम्स है वो मेजॉरिटी फॉर्म करती थी। ठीक है, तो या मतलब ना मुस्लिम लीग बेसिकली उनका डिमांड ये था कि मुस्लिम्स उस वक्त माइनॉरिटी में थी, तो उनका मानना था, मतलब वो चाह रहे थे कि मुस्लिम्स को भी सीट्स मिलनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में। इस चीज़ के लिए उन्होंने लड़ा था, तब उन्होंने फिर उसके लिए उन्होंने एक पार्टी अपनी बनाई थी। मतलब ऐसा बहुत कुछ पढ़ोगे, अगर बुक पढ़ोगे क्लास 10 का, उसमें A to Z सब कुछ है। तो अगर पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट यूट्यूब से समरी देखो या वन शॉट वीडियो देखो, तो वो बेनिफिट रहेगा। बट एटलीस्ट देखना क्लास 10 का नेशनलिज्म, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा नोट्स बनाने में। ओके, अब नेशनल मूवमेंट एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
अब एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में नेशनल मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट पिकिंग अप होने लगे थे, और भी ज़्यादा लोग जो है वो नेशनल लीडर्स के साथ जुड़ रहे थे, है ना। और जो कांग्रेस है वो सेल्फ रूल की डिमांड बढ़ा रही थी। बेसिकली यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था, हमारा प्रोसेस चल रहा था इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन उसी वक्त जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब ब्रिटिशर्स को चाहिए था इंडिया का सपोर्ट, ठीक है। वो मतलब उनके सपोर्ट के बिना वो शायद नहीं जीत पाती, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन से प्रॉमिस किया कि वो उन्हें स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो इस प्रॉमिस की वजह से एटलीस्ट 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स को भेजा गया मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका में ब्रिटिश के साथ, मतलब ब्रिटिश के साथ नहीं, ब्रिटिश के लिए लड़ने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारे इंडिविजुअल रूलर्स ने भी अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, सपोर्ट किया बाय सेंडिंग लार्ज सप्लाईज ऑफ मनी, फूड एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये था। अब महात्मा गांधी का जी अराइवल हो गया भाई। अब ये तो पता ही है कि महात्मा गांधी का अराइवल हुआ था, उनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल था इंडिपेंडेंस के लिए। तो महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी हमारा जो है वो साउथ अफ्रीका में थे काफ़ी टाइम से, और वो एक लड़ रहे थे इक्वालिटी के लिए, कि वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट्स का बहुत ज़्यादा अनबन होता था ब्लैक एंड वाइट्स को लेकर। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ा था और सॉल्व भी किया था प्रॉब्लम। तो वो वहाँ पे एज अ लॉयर काम कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने ये प्रॉब्लम वाइट एंड ब्लैक्स वाली सॉल्व भी कर दी थी। तो गांधी जी जो है वो सिविल डिसोबीडियंस के मेथड को उन्होंने मास्टर्ड कर रखा था नॉन वायलेंटली, ठीक है। तो उनके इस मेथड से इम्प्रेस होके कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने गांधी को रिक्वेस्ट किया, गांधी जी को, कि वो वापस इंडिया आए और हमारे साथ नेशनल मूवमेंट्स को ज्वाइन करें, ठीक है। उनके अराइवल के बाद मतलब वो, हाँ, उन्होंने ऑफकोर्स उनकी बात मान ली, और वो उन्होंने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और उनको एज अ मेंटर की तरह एक्सेप्ट कर लिया, गोपाल कृष्ण गोखले को या गांधी जी ने। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम इस्टेब्लिश किया, जहाँ पर उन्हें सत्याग्रह कैंपेन लीड किया था 1917 में, ठीक है। और ऐसे फॉर द नेक्स्ट 3 साल तक गांधी जी ने बहुत सारे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए थे, जिसमें सत्याग्रह, फास्टिंग वगैरह आ जाता है, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कि खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि उन्होंने भी सत्याग्रह का कंसेप्ट लगाकर फार्मर्स के राइट्स के लिए लड़ा था और अदर पीजेंट्स के। मतलब कुछ ऐसा था कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हाई टैक्स पे करना पड़ता था, और इतना वो कैपेबल भी नहीं थे, इतना हाई टैक्स वो पे ही नहीं कर पाते थे, इतना तो उनका कमाई ही नहीं आता था फार्मिंग से जितना उन्हें टैक्स पे करना होता था। तो वो चाह रहे थे कि फार्मर्स को छूट मिलनी चाहिए, तो फार्मर्स के राइट के लिए उन्होंने ये लड़ा था। ओके, अब आता है हमारा द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यार देखो मेरा गला ना पूरी तरह से बैठ चुका है। एक्चुअली क्या हुआ था कि आधा पार्ट ऑलरेडी बन गया था, बट आधा पार्ट डिलीट हो गया मेरे से। वो पता नहीं, मैंने बना दिया था बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था जब मैंने देखा गैलरी में। तो मुझे वो ये अभी मैं फिर से बोल रही हूँ, एक्चुअली रिपीट कर रही हूँ, तो इसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यार, तो थोड़ा कॉपरेट करना। तो कॉपरेट से हमारा टर्म बना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बेसिकली गांधी जी अब चाहते थे कि हम इंडियंस को कॉपरेट करना नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स के साथ। इनफैक्ट उन्होंने एक अपने बुक में कहा था, आई डोंट रिमेंबर दैट बुक्स नेम, बट उन्होंने अपने बुक में कहा था कि अगर हम इंडियंस कॉपरेट ही नहीं करते ब्रिटिशर्स को, तो शायद इतने साल तक ब्रिटिशर्स नहीं रहते इंडिया में। बट हम कॉपरेट करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, इसलिए इतने साल तक रही है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ था, जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया था कि पीसफुल गैदरिंग थी जालियांवाला बाग में, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे मतलब फुल भरी सभा में गोली शूट करने की ऑर्डर दे दिया था। और उस भरी सभा में लोग थे, औरतें थीं, प्रेग्नेंट वुमेन्स थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बूढ़े थे। जालियांवाला बाग में वो वहाँ पर बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे, ठीक है। और बेसिकली जनरल डायर को 2 लोगों को अरेस्ट करना था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचले और सत्यपाल। तो अब इस भीड़ में कैसे अरेस्ट करते, तो उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दे दिया शूट करने का, ठीक है। हाँ, तो सारे एंट्री एग्जिट को बंद करके उन्होंने खुलेआम गोली बरसाना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों की जान गई थी भाई। तो ये जो इनह्यूमन एक्ट था ब्रिटिशर्स का, वो पूरे इंडिया को शॉक में डाल दिया था। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हुआ और प्रोटेस्ट हुआ ऑल ओवर इंडिया में। तो इसकी वजह से ये जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट्स है,
इसकी वजह से हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। सब लोग बहुत गुस्से में थे। गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया अदर पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर्स को कि वो भी सपोर्ट करें और इंडियंस को जागरूक करें कि वो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट यूज़ करना बंद करें। उन्होंने बोला कि अब भाई खादी यूज़ करो तुम लोग ब्रिटिशर्स टेक्सटाइल की बजाय, ठीक है, जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ में बनाया जा रहा है। उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोला कि तुम अपने जॉब्स छोड़ दो। बहुत सारे लोगों ने टैक्स पे करना बंद कर दिया था, वो मना कर दे रहे थे। टीचर्स और लॉयर्स ने अपने अपने जॉब्स जो है अपने अपने प्रोफेशन गिव अप कर दिया था, ठीक है। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है अच्छा खासा सक्सेस हो रहा था थ्रू आउट द इंडिया, लेकिन इसको बंद कर दिया गांधी जी ने एक इंसिडेंट्स के बाद। वो इंसिडेंट था चौरी चौरा इंसिडेंट। बेसिकली इस चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था, जिसमें 3 सिविलियन की जान चली गई थी और 22 पुलिसमैन मारे गए थे। तो क्योंकि बेसिकली गांधी जी का सारे मूवमेंट जो है वो पीसफुली होता है, वो मतलब वो वायलेंस क्रिएट ही नहीं करना चाहते हैं, वो वायलेंस बिल्कुल नहीं क्रिएट करना चाहते। तो नॉन वायलेंटली सारे मूवमेंट हो रहे थे। उनका मकसद बेसिकली ये था कि हमें नॉन वायलेंटली कुछ भी करना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वायलेंस स्प्रेड हो गया तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद करने के लिए ऑर्डर दे दिया। तो ये मूवमेंट भी हमारा बंद हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अभी बहुत सारे हैं, अभी वो देखेंगे। देखो अब आता है हमारा आज़ाद हिंद फौज। ये उतना नहीं है, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया ये, ठीक है, पर देखो पढ़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट कर दिया था तो वो पूरे कंट्री ट्रैवल कर रहे थे हेल्प के लिए इंडियाज़ इंडिपेंडेंस के। तो उन्हें एक मतलब आइडिया मिला कि हिटलर्स के एडवाइस पर वो इंडियन आर्मी रेज करना चाहते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो वो हिटलर्स के एडवाइस पर वो जापान गए और वहाँ पर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म की। तो इस इंडियन नेशनल आर्मी को उन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का नाम दिया, यानी कि आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत वो इंडियन आर्मी ने अंडमान निकोबार आइलैंड को मैनेज कर लिया कैप्चर करने में जापानीज़ आर्मी की मदद से। लेकिन सेटबैक टू जापान इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इससे आईएनए पर यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। उनके मार्च को ब्लॉक कर दिया गया बॉर्डर पर और बहुत सारे सोल्जर्स ऑफिसर्स को अरेस्ट कर दिया गया। तो ये भी भाई यहीं पे थप पड़ गया हमारा। अब हमारा लास्ट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में अब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महात्मा गांधी ने एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया ब्रिटिशर्स के लिए कि भाई अब इंडिया क्विट इंडिया कर दो, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, बोला। मतलब बहुत ज़्यादा नारे लगने लगे कि भारत छोड़ो ब्रिटिशर्स, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट ये बहुत ही एग्रेसिव मूवमेंट था, कांग्रेस के द्वारा लेड किया गया था। और इनफैक्ट इस मूवमेंट में गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया था 9 अगस्त 1942 में, और उन्हें 2 साल तक जेल में रखा गया था आगा खान पैलेस में, जो कि पुणे में है, ठीक है। अब ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो ख़त्म कर दिया गया था एंड ऑफ 1943। कब? जब ब्रिटिशर्स ने हिंट दे दिया था कि अब वो अपना पावर जो है, कंप्लीट पावर, इंडिया के लोगों को सौंपने जा रहे हैं। तो बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी रिलीज़ कर दिया गया था। ओके, ये आप पढ़ लेना। पीडीएफ जो है, पीडीएफ क्या है मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं बस हिंदी में समझा दे रही हूँ, ठीक है। अब भाई हुआ हमारा पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि मतलब जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, वो इस बात से खुश नहीं थे। इनफैक्ट वो नहीं चाहते थे कि रिलीजन के बेसिस पर कोई ऐसा पार्टीशन हो, लेकिन कम्युनल क्लैशेस की वजह से रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में पाकिस्तान का क्रिएशन होना ही था। पाकिस्तान क्रिएट हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फेमस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया 1947 में, और 14 अगस्त को पाकिस्तान एक फ्री नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है और इंडिया का 15 अगस्त को बनता है, ठीक है। तो हाँ, अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन बन चुका था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यही हुआ था। तो देखो ऐसे बहुत सारे स्टेजेस है, ऐसे ही इंडिपेंडेंस नहीं मिला है हमारा, ठीक है। तो वो स्टेजेस आई रिक्वेस्ट यू कि आप क्लास 10th का चैप्टर पढ़ोगे नेशनलिज्म वाला, तो उसमें आपको सारे A to Z मिल जाएंगे। एटलीस्ट अगर आप वो पूरा नहीं पढ़ सकते, पूरा बुक नहीं, मैं वो बस चैप्टर बोल रही हूँ, अगर वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट 1 शॉट वीडियो देख लो यूट्यूब पे, तो आपको पूरी समरी पता होगी। तो एटलीस्ट आप उसको 15 मार्क्स में लिखना हो या 20 मार्क्स में लिखना हो, 5 मार्क्स में लिखना हो, कैसे भी कर लोगे। वो आपके हाथ में रहेगा कि आपको कितना एक्सपेंड करके लिखना है या फिर एक्सटेंड करके लिखना है या फिर ऐसे छोटे में लिखना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप एटलीस्ट वो पढ़ लेना या देख लेना, वीडियो देख लेना अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। तो बस ये ऐसे बहुत सारे मूवमेंट है जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किए हैं।
बस जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है कि देखो ये स्टेजेस थे, इस तरह से स्ट्रगल किया था इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाने के लिए। तो भी बहुत सारे मूवमेंट है, लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, वो साल्ट के लिए उन्होंने साल्ट मूवमेंट किया था, साल्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो या दैट्स इट, आप क्लास 10th का रेफर करना। और बाकी मैंने सोचा था कि अभी मैं रिवाइज करवाऊंगी फिर से एट द एंड में अगेन सारे स्टेजेस, बट आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो अभी हम जब रिवीजन करेंगे, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर जब डिस्कस करेंगे, तो तब हम एक बार सारे सोल्यूशंस रिवाइज कर लेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, थोड़े से मेरे जो डबल एक्सपोजर मैंने किया है और डबल बार, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है एटलीस्ट। और बाकी अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड येस टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। दैट्स इट, थैंक यू।